कि परंपरा, रीति रिवाज, उपासना पद्धति, धार्मिक आस्था, ये आपका मूल है कि रांची को आप सिंगापुर नहीं बना पाएंगे, बनाने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये केवल जेपीआरए का मसला नहीं है, ये मसला हमारा लार 2015 के साथ जुड़ा हो, ये मसला हमारा सीएनटी के साथ जुड़ा हो, ये मसला हमारा एसपीटी के साथ जुड़ा हो। 6 शेड्यूल के पैटर्न से ही गरीबी खत्म हो जाएगी, आदिवासी की स्थिति सुधर जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आजकल हम झारखंड में घूम रहे हैं और इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं। दरअसल झारखंड में एक बहस बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। ये बहस आदिवासी अधिकारों से जुड़ी हुई है, उनके स्वशासन से जुड़ी हुई है। ये बहस कुल मिलाकर एक 1996 में पास हुए कानून से जुड़ी हुई है। उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने को लेकर, उसके नियम बनाने को लेकर जुड़ी हुई है। कुछ लोग उसको पैसा 1996 कह रहे हैं, कुछ लोग उसको पैसा 1996 कहने पर जोर देते हैं। हम उन सब लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी न किसी तरह से इस बहस का हिस्सा हैं। कुछ लोग हैं जो चिंतित हैं और कुछ लोग हैं जो सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि इतनी चिंता की बात शायद नहीं है। और उन्हीं लोगों में से एक सुधीर पाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुधीर पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में काम करने का, और अगर मेरी जानकारी सही है तो जो पेशा के रूल फ्रेम हो रहे हैं झारखंड में, उसमें भी आपकी भूमिका रही है। तो शुरुआत बातचीत की इसी से करते हैं कि जो रूल्स फ्रेम हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि अब वो मंत्रिमंडल के पास जाने के लिए तैयार हैं, उन रूल्स को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं कि जो पैसा 1996 है उसकी जो मूल भावना है, उसका जो उद्देश्य है, वो हासिल किया जा सकेगा झारखंड में? धन्यवाद आपको कि आपने झारखंड में कोशिश की है कि पेशा पर जो बहस चल रही है इसको आगे बढ़ाया जाए। और बिल्कुल आपने सही कहा कि पेशा को लेके, चूंकि पेशा झारखंड में अगर आप देखेंगे तो कानून से ज़्यादा ये लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए कई बार बहस जो है वो कानून, संविधान सबके परे चला जाता है, क्योंकि इतना इमोशनल अटैचमेंट लोगों का है और इसलिए तरह तरह की बातें हो पाती है। और एक ढंग से कहा जाए कि कई लोग आपको मिले होंगे जो बहुत पैशनेटली इस कानून को देखते हैं और उनको लगता है कि इसमें आदिवासी अधिकारों का भविष्य सुनिश्चित होता है, इसलिए वो इतनी शिद्दत से इन चीज़ों पर बात करते हैं। बहरहाल आपका जो सवाल है, निश्चित तौर पर हम लोगों ने पिछले 2-2.5 साल कोशिश की, बहुत सारे साथी मिलके, और ये कोशिश की गई कि जो भी साथी खासकर यहाँ के ज्वलंत सवालों को लेकर जिस भी तरह से जुड़े हैं, आदिवासी अधिकारों के मसले पर जिस भी तरह से काम कर रहे हैं, उनके साथ डायलॉग करके कोशिश की जाए कि सरकार को एक ड्राफ्ट दिया जाए। और इस कड़ी में टीआरआई को सरकार ने यह जिम्मेवारी दी थी, और टीआरआई ने जिसको कहा जाए कि मल्टी फेसेट ढंग से इस पर काम किया, और अलग अलग जो समूह है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोचने समझने वाले लोग हैं, और जो कई लोगों की अपनी धारणाएं हैं, कई लोगों की अपनी समझ है, उन सारे लोगों को स्पेस दिया। आज की तारीख में जो ड्राफ्ट है, जिन पर आपत्तियां भी लोगों की आई, और डिपार्टमेंट का दावा है कि 400 से ज़्यादा आपत्तियां आई, और उसमें से बहुत सारी आपत्तियों को ड्राफ्ट में भी शामिल किया गया है। और जो ड्राफ्ट जिस पर चर्चा पूरे राज्य में हो रही है, मुझे लगता है कि मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो किसी भी ड्राफ्ट को या किसी भी इस ढंग की पहल को एक झटके में ये कहना कि 100% सबसे मुकम्मल दस्तावेज है, यही अंतिम है, यह कहना उचित नहीं होगा। लेकिन मुझ जैसे लोगों की समझ ये है कि कहीं से शुरुआत होनी चाहिए, और जैसे जैसे आप आगे चलेंगे उसमें खुद ब खुद आपको बहुत संशोधन की जरूरत पड़ेगी। तो एक ढंग से हम कह सकते हैं कि 28 सालों के बाद झारखंड में ये नियमावली बनने जा रही है, और झारखंड जैसे
स्टेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण नियमावली है। जी तो कुछ कमियां जरूर हैं इसमें, दो मत में, उसके बावजूद लेकिन ये इतनी कमियां नहीं हैं कि इसको लागू नहीं की जा सके। ये निश्चित तौर पर आदिवासी अधिकारों की, उनके हितों की रक्षा के कई अच्छे प्रावधान भी हैं। सुधीर जी, अगर हम लोग बहुत सिंपल भाषा में अगर हम लोग जी। बात करें जी कि क्या ये नियम जी आदिवासियों के, जहाँ तक स्वशासन का सवाल है, उनके जो कस्टमरी लॉ हैं या उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको स्थापित करने में मदद करेगा, उनकी जो भूमिका है उनको उसको सशक्त करेगा, जो ग्राम सभा का जो रोल है, बिल्कुल, क्या ग्राम सभा को ये सशक्त करेगा? और जो सबसे बड़ी चिंता है कि जो उसके संसाधन हैं जो अभी शायद ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में हैं या बाकी लोगों के हाथ में हैं, क्या वो आदिवासियों के हाथ में आएगा? इस तरह की चिंताएं लगातार दर्ज कराई जा रही हैं। आपको क्या लगता है? मेरी समझ ये है कि जिन बातों की ओर आपने इशारा किया कि क्या आदिवासी अधिकारों की या हितों की रक्षा इससे हो पाएगी या उसको प्रमोट करता है कि नहीं, ये तो मैं 3-4 उदाहरण इस जो ड्राफ्ट है उसकी देना चाहूँगा। जी। पहली बात कि झारखंड पंचायत राज एक्ट को देखें, पेशा 96 को देखें और इस ड्राफ्ट को देखें, तो इन तीनों को अगर आप देखें तो पेशा की सबसे महत्वपूर्ण जो बात है गांव की परिभाषा को लेकर, क्योंकि वो रेवेन्यू विलेज की बात नहीं करता, वो ट्रेडिशनल बाउंड्री की बात करता है ना। और पेशा जो ट्रेडिशनल बाउंड्री की बात करता है और कहता है कि परंपरा और जिसमें समुदाय समाविष्ट हो, वो गांव होगा, जी, है ना। माने रेवेन्यू कोई बाउंड्री नहीं कर रहा, वो ट्रेडिशन की बात कर रहा है। बिल्कुल। तो आप पंचायत राज एक्ट जो झारखंड का है उसमें भी ग्राम सभा की परिभाषा, गांव की परिभाषा यही है। अगर आप देखेंगे तो पेशा में भी यही है और रूल्स में देखेंगे तो ये। अब दूसरी बात मैं आता हूं कि ग्राम सभा को लेके, तो परंपरागत ग्राम सभाएं जो खासकर 5वीं अनुसूची वाले जो हमारे जिले हैं, जो गांव हैं, वहां जो है, तो हमारे यहाँ का जो कानून है वो कहता है कि 5वीं अनुसूची वाले जिलों में गांव की जो ग्राम सभा होगी, उस गांव की ग्राम सभा की अध्यक्षता या चेयरपर्सन जो होंगे वो परंपरागत अगुवा होंगे, चाहे जिस भी नाम से जाने जाए। कहीं वो महतो के नाम से हैं, कहीं मुंडा के नाम से, कहीं मांझी के नाम से, जिस भी नाम से हो, ट्रेडिशनल जो होगा वही उसका हेडमैन या उसकी प्रेसाइडिंग ओवर करेगा। यही बात आपको पेशा भी कह रहा है और यही बात JPRA भी कह रहा है और यही बात रूल्स भी कह रहा है। तीसरी बात जो मैं आना चाह रहा हूं कि पेशा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है कि पेशा मूलतः 4 तरह से समुदाय को अधिकार देता है। जी। पहला, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सीधे सीधे एक्सक्लूसिव ग्राम सभाओं को अधिकार देता है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो ग्राम सभा और एप्रोप्रिएट लेवल पर पंचायतों को दिया जाता है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो ग्राम सभा और पंचायतों को दिया जा रहा है और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ पंचायतों को। ये 4 तरह से अधिकार है। तो अगर हम ड्राफ्ट पॉलिसी की बात करें तो पहले मैं आता हूं ग्राम सभाओं के अधिकार के मामले में। तो पेशा का 4E अगर हम देखें, जहां जो गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, चाहे उसमें लैंड एक्विजिशन होना हो या बेनिफिशियरी सिलेक्शन होना हो या स्थल का मामला हो, जो भी हो, ये सारी जगहों पर ग्राम सभा का एक्सक्लूसिव राइट है। उनका निर्णय, उनका कंसेंट जो है मैंडेटरी है। और यही बात आपके ड्राफ्ट रूल्स में भी है कि ग्राम सभा के कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें, और पेशा भी यही बात कह रहा है, हमारा पंचायत राज एक्ट भी यही बात कर रहा है। दूसरा मैं आ रहा हूं कि ट्रेडिशनल ग्राम सभाएं जिसकी बात इस ड्राफ्ट रूल्स में की गई, 3-4 जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला, अगर हम आए लैंड के मामले में, कि झारखंड की सबसे बड़ी समस्या जो है लैंड एक्विजिशन को लेकर है। हमारे यहाँ CNT है, हमारे यहाँ SPT है, दोनों में ये प्रोविजंस हैं कि लैंड अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर किया जाना है तो DC उसके लिए अधिकृत है। ठीक है। ये कानून में जो ये ड्राफ्ट जो आ रहा है, इस ड्राफ्ट में ये प्रोविजन है कि ग्राम सभा के कंसेंट के बगैर लैंड एलिनेशन नहीं हो सकता है। DC लैंड एलिनेट नहीं करेंगे, ग्राम सभा का कंसेंट चाहिए। एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। जी। तो पहला जो प्रोविजन मैं ग्राम सभा के अधिकार की बात कर रहा हूँ कि DC साहब किसी
कंपनी के लिए लैंड नहीं जुटाएंगे जब तक ग्राम सभा उसको कंसेंट नहीं देगा। ये तो लैंड एक्विजिशन की बात हो गई। दूसरी जो महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर हमारे यहाँ लगभग 45,000 हेक्टेयर जमीनें जो है नॉन ट्राइबल्स ने कब्जा किया है, गलत तरीके से। ये आंकड़ा मैं वो कह रहा हूँ जो सरकार ऑफिशियल आंकड़ा, ऑफिशियल आंकड़ा, अनऑफिशियल तो इससे ज्यादा होगा। तो ये जो गैर आदिवासियों द्वारा जबरन या फुसला के, बहला के, प्रलोभन से, जैसे भी अगर आदिवासी जमीनों को उन्होंने अवैध तरीके से हस्तांतरित किया है, तो सीएनटी में तो हमारा प्रोविजन है लैंड वापसी का, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया है, सारे कोर्ट है और ये है, तो वो सारा कुछ प्रक्रिया है। लेकिन इस नियमावली में ये प्रोविजन किया गया है कि ग्राम सभा इसके लिए सक्षम होगा कि अवैध जो भी हस्तांतरण हुए हैं उनके गांव की सीमा के भीतर उस पर वो कार्रवाई कर सकता है। और अगर उसकी कार्रवाई को माना नहीं जा रहा है या इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ग्राम सभा अपना प्रोसीडिंग्स जो है उपायुक्त को भेजेगा और उपायुक्त की जिम्मेवारी होगी कि 3 महीने के भीतर वो जो है अगर सही पाया जाता है तो उसको हटाए, गैर कानूनी ढंग से जो जबरन कब्जा है उसको हटाए। तो ये मैं ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ, लैंड। तो लैंड के 2 महत्वपूर्ण जो पहलू है, अवैध कब्जा और दूसरा जो खासकर लैंड एक्विजिशन के लिए जो ये दोनों जगह ग्राम सभा की व्यवस्था की गई। तीसरी जो ग्राम सभा की बात की गई है कि सामान्यतः आप बाकी राज्यों का कानून देखेंगे जी, तो ग्राम सभा के निर्णय को चैलेंज करने की स्थिति कहीं नहीं बन रही है। तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। संभव है कि ग्राम सभा के निर्णय से ग्राम सभा ने शायद न्याय नहीं किया हो, कोई जरूरी नहीं है कि ग्राम सभा हमेशा न्याय ही करेगा। हो सकता है वेस्टेड इंटरेस्ट से ग्राम सभा ने भी कई बार ऐसे फैसले लिए जो सामने वाले के खिलाफ जाता हो, जबकि वो जेन्युइन है। तो इस कानून में यह व्यवस्था की गई है कि ग्राम सभा के निर्णय से अगर किसी को आपत्ति है या कोई एग्रीव्ड हो रहा है, तो वो उसके निर्णय को 3 टियर्स जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, परंपरागत व्यवस्था का जो 3 स्तरीय है, वहां पहले वो अपनी अपील में जा सकता है। और वहां भी अगर उसको सुनवाई नहीं हुई तब फिर वो ऊपर जाएगा, प्रशासनिक महकमा में जाएगा। तो ये तो कहने का मतलब कि ग्राम सभा को ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट ताकत दी गई है ना, ग्राम सभा लेकिन काफी ताकत दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आप जेपीआरए की का आपने जिक्र किया, जो झारखंड पंचायत राज एक्ट 2001 है, जी, उसको लेके सबसे ज्यादा चिंताएं जताई जा रही हैं। तो जब ये रूल्स फ्रेम हो रहे हैं तो ज्यादातर जो एक्टिविस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें जेपीआरए के प्रावधानों का जिक्र क्यों किया गया है, इसमें पैसा 1996 का जिक्र क्यों नहीं किया गया है। क्योंकि उनकी आशंका ये है कि इसके बहाने अंततः पंचायती राज व्यवस्था थोप दी जाएगी और अल्टीमेट कंट्रोल ब्यूरोक्रेट के हाथ में रहेगा। अब ये केवल जेपीआरए का मसला नहीं है जी, पेशा को आप एकांगी ढंग से नहीं देख पाएंगे। माने ये कानून ऐसा नहीं है कि एकांगी है, क्योंकि इस कानून को लागू करने के लिए 19 कानूनों में आपको फेरबदल की जरूरत है। सेंट्रल के कानून में भी और राज्य में भी एग्जिस्टिंग कानून है, उसके बिना ये कानून जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास स्टेट का, जैसे मान लीजिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेके तो पहले से कानून है, माइनर मिनरल्स को ले तो पहले से कानून है, लैंड एक्विजिशन को पहले से कानून है, ठीक है ना। उसी ढंग से अगर आप जलाशयों, लघु माइनर वाटर बॉडीज पर अधिकार की बात करें तो पहले से कानून है। तो कहने का मतलब इनटॉक्सिकेशन का मामला कीजिए तो वहां भी कानून। तो कहने का मतलब कि स्टेट के ऐसे 19 कानून है जिसको पेशा के कंसोनेंस में ठीक करने की जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि आज जो हमारे पास ड्राफ्ट है, कम से कम इन सारे विभागों का कंसेंट प्राप्त है। इसका मतलब, कहने का मतलब कि खान विभाग ने भी, जल संसाधन ने भी, लैंड रेवेन्यू ने भी, सारे विभागों ने अपने अपने कानूनों को उस ढंग से सुधार किया है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जेपीआरए, अब सवाल यह है कि कानून, मूल कानून कौन सा है और रूल्स किसका बनेगा। कई साथियों का यह कहना है कि पेशा
का ही रूल्स बनना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा। पहली बात कि देश के बाकी जो 8 राज्य हैं, एक दो राज्यों बचे हुए उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उड़ीसा और झारखंड के 8 राज्यों ने जो कानून बनाया है, उन सारे लोगों ने अपने राज्य पंचायत अपने स्टेट में जो उनका पंचायत राज कानून है उसमें ही पेशा के प्रावधानों को समाहित किया। बाकी 8 राज्यों, मुसीबत क्या है कि पेशा कानून में रूल्स फ्रेम का कहीं कोई स्पेस नहीं है। वनाधिकार कानून में ये चीजें हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि संसद ने पार्लियामेंट से 2006 में वनाधिकार कानून बनाया, 2008 में जो नोडल मोटा है उसने एक रूल्स बनाया, फिर 2012 में भी रूल्स बनाया। तो वो बहुत क्लैरिटी के साथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो क्लैरिटी चाहिए वो क्लैरिटी 2008 और 2012 के रूल्स में है। पेशा की दिक्कत ये है कि पेशा एक केवल कानून है और कानून को जो नीचे स्तर पर, क्योंकि किसी भी कानून को लागू करने के लिए आपको नियमावली चाहिए, नियमावली के बाद सर ड्राफ्ट चाहिए, सर्कुलर चाहिए, सर्कुलर के बाद डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स चाहिए, ये सारे कुछ चाहिए। तो पेशा में 96 के बाद हमारे पास कुछ नहीं, ठीक है। और पेशा में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि 96 से स्वतः कानून आपके राज्य में बन जाएगा, पहली बात। दूसरी दिक्कत यह है कि पेशा अपने आप में जो हमारा 73rd अमेंडमेंट है जी, उसका एक्सटेंशन है एग्जेम्पशंस एंड मॉडिफिकेशंस को लेकर जी, यही है जी। तो इसका मतलब कि मूल कानून हमारा 1992 का 73rd अमेंडमेंट है 243, ठीक है। अब ये मूल कानून का एक्सटेंशन होना है जिसको हम कहते हैं अपवादों और उपांतरणों के साथ जी। अब मूल कानून की मुसीबत यह है कि संसद ने मूल कानून तो बना दिया, लेकिन संसद की लिमिटेशन है कि पंचायत राज का विषय है। अब पंचायतों का ढांचा क्या होगा, पंचायतों का चुनाव कैसे होगा, पंचायतों में सदस्यों की क्या संख्या होगी, ये उसने राज्य विधानसभा पर सौंपा। अब पंचायत राज एक्ट बना तो उसमें जो एग्जेम्पशंस एंड मॉडिफिकेशंस होने थे उसके अनुरूप उन्होंने पेशा के कुछ प्रावधानों को डाला, कुछ प्रावधानों को नहीं भी डाला, दोनों चीजें। तो ये स्टेटस हमारा जेपीआरए का है। तो मैं कह रहा हूं कि जेपीआरए के तहत ही पेशा का रूल्स बनना है। अब जेपीआरए में कुछ कमियां हैं जहां पेशा के कुछ प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया, ये मैं भी मानता हूं कि कानून में कमियां हैं, लेकिन पेशा के तहत जो प्रावधान या ड्राफ्ट जो बन रहे हैं, मैंने पहले ही आपको कहा कि 19 कानून ऐसे हैं जिसके साथ इसका लिंक है। तो मान लीजिए जेपीआरए में लैंड एक्विजिशन का प्रोविजन नहीं है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, लेकिन राज्य में 2015 का जो लार है उस लार में ग्राम सभा के कंसेंट के बगैर लैंड एक्विजिशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। 2013 का हमारे पास जो लार है उसमें भी बिना ग्राम सभा के कंसेंट के आप लैंड एक्विजिशन का काम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब कि ड्राफ्ट रूल्स में भी आप देखेंगे तो उसने उसी कानून को लिया, उन्होंने लार 2015 को रेफर किया है कि लैंड एक्विजिशन अगर होना है यहाँ तो 2015 के लार कानून के तहत ही होगा और उसमें ग्राम सभा का कंसेंट जो है मैंडेटरी होगा जी। ये इसमें लिखा हुआ। अब आप कह सकते हैं कि भाई जेपीआरए में तो ही नहीं, लेकिन अगर किसी पार्लियामेंट ने, किसी विधानसभा ने दूसरे किसी कानून में ग्राम सभा को कोई ताकत दी है जी, और रूल्स में अगर उसको ले आया गया है जी, तो नेचुरली वो मान्य होगा, उसको आप असंवैधानिक या गैर कानूनी नहीं कह सकते। लेकिन इसमें मैं माफ कीजिए, मैंने आपको बीच में टोक दिया क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं उस सिलसिले में दो बातें एक्टिविस्ट कह रहे हैं जो चिंतित हैं। उसमें पहला सवाल ये है कि वो दिखाते हैं कि आप छत्तीसगढ़ का गैजेट देखिए, जब वहाँ पर पैसा के रूल बने तो उन्होंने जब पैसा के रूल बनाए तो उसमें कहीं भी आप ये नहीं लिखा पाएंगे कि पंचायती राज एक्ट का पर ये आधारित होगा, लेकिन यहाँ पर जेपीआरए आप लिख रहे हैं। और एक एक्टिविस्ट ये भी कह रहे हैं कि बाद में शायद पंचायत डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन उसमें कुछ करेक्शन भी किया है, लेकिन नीचे के जो है वो वैसे के वैसे रह गए हैं जी। तो उनकी चिंता मूल यही है कि बाकी राज्यों में जो आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब वहाँ लिखा नहीं गया है जी, लेकिन यहाँ बाकायदा लिखा गया है कि जो 2001 का पंचायत राज एक्ट है वो ही आधार होगा।
ये वो चिंता जता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं तो उससे आगे की बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पैसा का मसला केवल जेपीआरए से नहीं जुड़ा हुआ। मैं तो वही कह रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ कि ये केवल जेपीआरए का मसला नहीं है, ये मसला हमारा लार 2015 के साथ जुड़ा हुआ, ये मसला हमारा सीएनटी के साथ जुड़ा हुआ, ये मसला हमारा एसपीटी के साथ जुड़ा हुआ, ये मसला हमारा लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 से जुड़ा हुआ। तो इसका मतलब कि क्रॉस कटिंग में अगर आप देखेंगे तो ये मसला जो है कई दूसरे कानूनों के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए जो साथी ये डिमांड कर रहे हैं कि जेपीआरए नहीं होना चाहिए था, मेरा उनको सुझाव रहेगा कि जेपीआरए के साथ बाकी कानूनों का भी मेंशन वहां होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी ना। नहीं तो जैसे आप वन अधिकार कानून की बात इसमें की गई है, ठीक है ना, तो उसी ढंग से केवल जेपीआरए की बात नहीं और केवल पेशा की बात नहीं, क्योंकि पेशा में जिन प्रावधानों की आप बात कर रहे हैं अंततः उसमें से कई प्रावधान ये हैं जो स्टेट के अधिकार क्षेत्र, तो स्टेट जब तक उन प्रावधानों के हिसाब से अपने एग्जिस्टिंग रूल्स या एग्जिस्टिंग जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट नहीं करेगा तब तक पेशा की एप्लीकेबिलिटी मुश्किल है। क्योंकि हम लोग वन अधिकार कानून पर काम करते हुए देख रहे हैं कि भाई मोटा तो वन अधिकार कानून को लेकर चल रहा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना आज भी आईएफएस से गवर्न हो रहा है, तो ये कन्फ्लिक्ट तो बना हुआ। तो ये रेजोल्यूशन तभी होगा कि जब आप एक्ट में उसके हिसाब से संशोधन और केवल जेपीआरए की बात नहीं, बाकी में भी। जी, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो रूल्स फ्रेम हुए हैं, जो ड्राफ्ट रूल हैं, जो मंत्रिमंडल के पास जाने हैं, कि उनमें इन आशंकाओं को ध्यान में रखा गया है और उनका जवाब देने की कोशिश है उसमें? बिल्कुल, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अब देखिए कि जहां लैंड की बात की गई है उस लैंड को अलाइन किया गया है सीएनटी के साथ, लैंड इश्यूज को उस लैंड को अलाइन किया गया है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट के साथ जो एग्जिस्टिंग उसके साथ, उसको अलाइन किया गया है लार 2015 के साथ, चूंकि एग्जिस्टिंग लॉ हमारे पास हो। अगर फॉरेस्ट में अगर आप बात करें तो उसको अलाइन किया गया है एफआरए 2006 के साथ, उसको अलाइन किया गया है आईएफए 1927 के साथ, उसको अलाइन किया गया है माइनर जो एमएफपीज जो है उनके लिए जो एप्रोप्रिएट लॉज है उनके साथ। अगर हम माइंस पर आए तो माइंस के लिए जो एमएमटी हमारे पास है उसके साथ अलाइन किया गया है कि सेंट्रल का कानून क्या है और उसके साथ साथ स्टेट में जो एग्जिस्टिंग कानून है। अगर हम मद्यपान वाले में आए तो स्टेट ने ऑलरेडी 1916 में ऑलरेडी अनडिवाइडेड बिहार के समय से ही ये प्रोविजन था कि खासकर अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसा बिना लोगों की सहमति के, गांव का ग्राम सभा की चर्चा उस समय तो नहीं हो रही थी, लोगों की सहमति के बगैर जो है ये मद्यपान का कोई ये नहीं हो सकता। और यही वजह है कि जब रघुवर दास जी पूरे राज्य में विदेशी शराब की दुकानें और टेंडर और ठेका हो रहा था, तो आप मार कीजिएगा अनुसूचित क्षेत्र के किसी गांव में ये दुकानें नहीं खुली शराब की, और इसलिए नहीं खुली कि स्टेट का जो कानून है वो पहले ही से ये व्यवस्था की हुई, पेशा उषा के पहले से ये व्यवस्था किए हुए कि आदिवासी क्षेत्रों में बिना लोगों की सहमति के ये नहीं। और सेम प्रोविजन को इस रूल्स में भी अडॉप्ट किया गया है जी, कि जिसके तहत ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है कि अपना परंपरा के हिसाब से, जैसे राइस बियर वगैरह जो हड़िया पचवई ये सब बनाते हैं, तो परंपरा के हिसाब से अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो बनाए और गांव तय करे कि वो कितना साल में बनाएगा, बिक्री के लिए नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कि सरकार को अगर कोई खोलनी है शराब की दुकानें तो बिना ग्राम सभा के कंसेंट और उसमें भी महिलाओं का कंसेंट, उसके बिना जो है आप नहीं शराब स्थापित नहीं कर सकते शराब की दुकान। एक और जो प्रोविजन जिस पर बात करनी चाहिए कि जो सूदखोरी का पूरा कारोबार है जी, जिससे आदिवासी अंचल त्रस्त है, उसमें जो इस कानून में व्यवस्था की गई है, इसमें कहा गया है कि आरबीआई से रिकॉग्नाइज्ड या रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर और एसएचजीस को छोड़कर, महिला मंडल को छोड़कर कोई भी दूसरा यानी एनबीएफसी वगैरह अगर आरबीआई से गवर्न नहीं है तो वैसी कोई भी संस्था सूदखोरी का काम गांव में नहीं कर पाएगी।
दूसरा किया गया है कि आपको ग्राम सभा को बाजाबता रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह बताना होगा, आपको शर्तें बतानी होगी और ग्राम सभा को बताना होगा कि आप किस किस लोगों को किन शर्तों पे लोन दे रहे हैं। और ये भी प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई लोन देने की स्थिति में रिपे नहीं कर पाया तो ऐसा नहीं कि आप उसको कुड़की जब्ती करेंगे, उसके खिलाफ वारंट निकालेंगे, वो ग्राम सभा इंटरवीन करेगी उसमें। और ग्राम सभा के इंटरवेंशन के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो एप्रोप्रिएट अधिकारी उसमें, तो ये सूदखोरी वाले मामले। क्या आदिवासी बुद्धिजीवी मंच नाम का संगठन ये मांग कर रहा है कि साहब जिस तरह से शेड्यूल 6 का जो पैटर्न है उसके आधार पर आदिवासी इलाकों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है कि जो रूल्स फ्रेम हुए हैं उसमें इसकी व्यवस्था होगी। बिल्कुल, मैं आपके सवाल पर आऊँ उससे पहले ये तमाम जो मैंने बात बताई और लैंड वाले, खासकर लैंड वाले में हम लोगों की जो समझ रही, क्योंकि लॉ 2013 का सेक्शन 42 कहता है कि शेड्यूल्ड इलाके में, 5वीं अनुसूची वाले इलाके में किसी भी परियोजना के लिए लैंड एक्विजिशन जो है अंतिम विकल्प होना चाहिए। माने वो जनरल ये नहीं होगा, अंतिम विकल्प, एक्सेप्शन होना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोगों की डिमांड है, या हम लोगों ने जो ड्राफ्ट में भी चर्चा की थी कि लॉ 2013 के अनुरूप ही होना चाहिए। लेकिन जो ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है उसमें लॉ 2015 जो झारखंड सरकार का है उसकी बात की गई है, और इस कानून में ग्राम सभा को ताकत तो दी गई है, प्रोविजंस तो है, लेकिन एक जो बड़ी कमी है कि इसका 2015 लॉ में या हमारे यहाँ ग्राम सभा के जो कोरम की बात की गई है जी, वो कहता है कि पहली ग्राम सभा में अगर कोरम पूरा नहीं हुआ तो दूसरी ग्राम सभा में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसको मुझे लग रहा है कि ये बड़ा घातक ये है, क्योंकि एक कंपनी किसी को जमीन लेने को कि पहली बार मीटिंग में मैनिपुलेट करके कोरम पूरा नहीं होगा और दूसरी बार फिर कुछ लोगों को लेके वो पास किया जा सकता है, जिसको मुझे लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इसमें ज़्यादा स्पेस निकले और कम से कम वनाधिकार में जैसे 50% कोरम की बात की गई उसकी बात हो, 50% कोरम हो, और दूसरा कि जितनी बार भी ग्राम सभा की बैठकें कोरम के अभाव में टले तो ऐसा प्रोविजन नहीं होना चाहिए कि कोरम नहीं भी हो तब भी प्रस्ताव पारित हो जाएगा, क्योंकि नियमगिरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लिया है कि 24 बार की ग्राम सभाओं में एक ही फैसला, और उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया। तो ये मुझे लगता है कि सरकार के जहन में रहना चाहिए कि ये खतरनाक एक पहलू हो सकता है जी। अब मैं बात आपका जो सवाल था 6 शेड्यूल पैटर्न का जी, निश्चित तौर पर हमको, मेरी व्यक्तिगत राय है व्यक्तिगत राय है कि चक्कर ये है कि रांची को आप सिंगापुर नहीं बना पाएंगे, और बनाने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है, झारखंड को नॉर्थ ईस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। हर शहर का, हर कस्बा का, हर गांव का, हर स्टेट का अपना मिजाज है, उसकी एक पूरी सांस्कृतिक अवधारणा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उसका अपना वैविध्य स्वरूप है, और वो उसी ढंग से फलता फूलता है। तो कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना, पहला। दूसरा, मैं इस बात के समर्थन में हूं कि ऑटोनॉमी होना चाहिए, ऑटोनॉमी पंचायतों को मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप जेपीआरए एक्ट को देखेंगे जी, तो मैं एग्जैक्ट सेक्शन भूल रहा हूँ, लेकिन शायद 73, 74 ऐसा कोई सेक्शन होगा, जिसमें जिसको कहा जाए बाईलॉज या उपनियम बनाने की ताकत पंचायत समिति को भी दी गई है और जिला परिषद को भी दी गई है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं 6 शेड्यूल के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जोनल ऑटोनोमस जोनल काउंसिल से, जिसकी चर्चा बार बार होती है। तो हमको ये समझना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो 6 शेड्यूल वाले इलाके हैं, वहाँ जो डैक और जैक कह रहे हैं आप, जोनल ऑटोनोमस काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल की जो बात कर, यहाँ ग्राम सभा नहीं, गांव नहीं है यहाँ।
जो ताकत ग्राम सभा को या गांव को 5वीं अनुसूची में झारखंड में, जिसकी एक पूरी परंपरा रही गांव की ताकत, जी, है ना, तो वो ताकत 6 शेड्यूल वाले राज्यों में आपको देखने को नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात कि इंस्टीट्यूशनल ढांचा को अगर आप देखें, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम डैक को यहाँ लेते आते हैं, जैक को भी यहाँ लेते आते हैं, तो आपके यहाँ ऑलरेडी टैक है। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल, जोनल ऑटोनॉमस काउंसिल, राज्यपाल, ठीक है, वहाँ भी जो कानून बनाने की ताकत है विद द कंसेंट ऑफ गवर्नर, है ना। और यहाँ जो नियम बनाने की ताकत है कि सरकार की सहमति से पंचायत के विषय पर आप उपनियम बना सकते हैं, ये स्पेस है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 शेड्यूल पैटर्न एकदम फॉलो हो रहा है, लेकिन मेरी प्लीज में ये है कि जो झारखंड का मिजाज है उसके मिजाज के हिसाब से ग्राम सभाओं को और ताकतवर होना चाहिए जी। क्योंकि जब आप डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल में जाते हैं जी, तो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल फिर गांव के जो डायनामिक्स है उसके परे भी नियम बना सकता है। और जब आप बुनियाद आपकी है कि परंपरा, रीति रिवाज, उपासना पद्धति, धार्मिक आस्था, ये आपका मूल है जी, तो अगर ये मूल है तो ये मूल तो गांव में ही दिख रहा जी, अगर डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे तो ये चीजें नहीं दिख रही है, क्योंकि हमारा 5th शेड्यूल वाला जो इलाका है जहां पैसा लागू होना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल आते आते आपकी परंपरागत व्यवस्था तो दिखेगी भी नहीं। लेकिन उनका कहना इस मामले में ये है जी कि अभी क्या है कि जो माइनिंग क्षेत्र है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड ट्रस्ट है और उसमें काफ़ी पैसा आता है जो विस्थापितों के लिए या अनुसूचित क्षेत्र या अफेक्टेड एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए खर्च होना चाहिए। लेकिन उसको सरकार के जो नुमाइंदे हैं, ख़ासतौर पर नौकरशाह, वो अपने हिसाब से एलोकेट कर देते हैं। वो तरह तरह के उदाहरण देते हैं, कहीं थाने के बाथरूम पे खर्च हो गया, कहीं ओपन जिम पे खर्च हो गया, कहीं स्ट्रीट लाइट पे खर्च हो गया। उनका कहना ये है कि साहब जो 275 का जो पैसा आता है, टीएसपी जिसको पहले कहा जाता था, या जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आता है, वो जिस पे एक्चुअली खर्च होना चाहिए था, उस पर नहीं होता। नहीं तो आदिवासी की गरीबी शायद खत्म हो जाती, हर आदिवासी को साफ पीने का पानी मिलता, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि इस बात में तो कुछ दम है उनकी? नहीं, ठीक है, मैं उस बात पर आता हूँ। अगर हम डीएमएफटी के रूल्स को देखें जी, जो झारखंड में है, बाकी राज्यों में भी जो रूल्स हैं जी, वो रूल्स कहता है कि डीएमएफटी के तहत जो भी इनिशिएटिव्स होंगे जी, वो ग्राम सभा से उस प्रस्ताव को पारित होना चाहिए और उस प्रस्ताव के अनुरूप बजट और उसका एलोकेशन, उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन, उन सारी जगहों पर और ग्राम सभा से यूसी लेने की बात नियमावली में की गई है, डीएमएफटी वाले। जी, ठीक है ना। हम लोगों ने जो, या इस ड्राफ्ट में जो प्रोविजन है कि चाहे 275 के तहत टीएसपी का पैसा हो, चाहे ट्राइबल सब प्लान का पैसा हो, चाहे डीएमएफटी का पैसा हो, या सरकार का कोई भी राशि, अनटिल अनलेस ग्राम सभा उस पर विचार नहीं करती है, उस राशि को इम्प्लीमेंटेशन में खर्च नहीं होना चाहिए। क्योंकि ग्राम सभा की ताकत में पैसा ये दिया, पैसा के प्रोविजन में ये है कि न केवल योजना बनाना बल्कि बजट को अप्रूव करना, और बजट अप्रूवल के बाद बजट के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको मॉनिटर करना जी, और कंप्लीशन के बाद उसका यूसी देना, सोशल ऑडिट करना और फिनेंशियल ऑडिट करना। ये सारे पैसा जो है ग्राम सभाओं के अधिकार क्षेत्र में रखता है। और इसलिए इस रूल्स में ये बात की गई है कि टीएसपी का पैसा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा या डीएमएफटी का पैसा, जो भी राशि किसी भी परियोजना की खर्च होनी है तो उसको ग्राम सभा के कंसल्टेशन से होना चाहिए। ये प्रोविजन यहाँ किया गया। अच्छा, तो मैं ड्राफ्ट में किया गया और पैसा के अधिकार क्षेत्र में ये है ग्राम सभा के, पैसा में भी ये प्रोविजन है। इतनी जितनी बातें मैंने की, दिक्कत क्या है कि कानून में तो हमारे पास है लेकिन इसका इस्तेमाल ना तो सरकार करती है ना ग्राम सभा। किसी 24 सालों में
ग्राम झारखंड सभाओं ने सरकार भी ने ये असर नहीं किया। कहा कि भाई पंचायत का अगला किस्त हम तब देंगे जब तक वो ग्राम सभा का यूसी नहीं लेके आएगा, किसी सरकार ने नहीं किया। तो ये तो आप कर सकते हैं, आपका ये नियम है, आपका ये कानून है। दूसरा, टीएसपी वाले में महाराष्ट्र में जो किया गया है अनुसूचित क्षेत्रों में कि टीएसपी का 5% राशि हर साल सीधे सीधे ग्राम सभाओं के खाते में जाएगा। तो ये प्रोविजन यहाँ भी हो सकता है। मेरा कहना है कि 6 शेड्यूल के पैटर्न से ही गरीबी खत्म हो जाएगी, आदिवासी की स्थिति सुधर जाएगी, इसकी गारंटी नहीं। अगर ऐसा रहता तो नॉर्थ ईस्ट का ये दिखता हमको। कहने का मतलब है कि आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी, क्योंकि 5वीं अनुसूची में जितने अधिकार हैं या पेशा में जितने अधिकार हैं, उन अधिकारों को ही सरकार एक्सरसाइज करने ग्राम सभाओं को या नीचे इंस्टीट्यूशंस को नहीं मजबूत बना पाती है। तो आप 6 शेड्यूल का ही पैटर्न को भी कर लेंगे तब भी बहुत अंतर आएगा जी। मुझे ऐसा नहीं लगता है, अनटिल अनलेस कि आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो कि हम वाकई चाहते हैं कि गांव की परंपरागत स्वशासी व्यवस्था जिंदा रहे, फले फूले और वो लोकल अफेयर्स को मैनेज करे अपनी परंपरा के हिसाब से। तो ये गारंटी तो उनको लेनी होगी, और ये गारंटी केवल 6 शेड्यूल पैटर्न करने से नहीं आएगा, ये गारंटी तब आएगा जब सरकार करना चाहिए जी। मेरी ये मान्यता जी। काफी लंबी बातचीत हमारी हो गई है, और आप सुधीर जी की कुछ बातों से इत्तेफाक रख सकते हैं। हो सकता है उनकी बातचीत से कुछ नए सवाल आपके मन में पैदा हुए हों, लेकिन एक बात उनकी जो मुझे लगता है कि इस बात का लब्बो लुभाव जो है वो ये है कि चर्चा कीजिए, चर्चा की गुंजाइश रखिए। बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं कि पहला कदम चलिए और अनुभव के साथ उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं भी भारत का सफ़र आदिवासी भारत में ऐसे ही चलता रहेगा। अलग अलग मुद्दों पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स, जो प्रोमिनेंट लोग आदिवासी सरोकारों से जुड़े हुए हैं उनके साथ इंटरव्यूज़ की ये सीरीज़ भी चलती रहेगी। आपको सुधीर जी के साथ हुई इस बातचीत के बारे में अगर कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू।